नमस्कार दोस्तों, हम सभी बखूबी जानते हैं कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और काफ़ी सारे राज्यों के अंदर उपचुनाव संपन्न हुए थे, जिन सभी का रिजल्ट आया था 23 नवंबर को। लेकिन एक ऐसा राज्य है जिस राज्य का रिजल्ट सुनने के बाद, जी हाँ, एक बहुत बड़ा कोहराम हमारी भारत की सियासी सरजमी के ऊपर बन गया। मतलब कि इसकी तपिश कुछ इस कदर बढ़ गई कि उस तपिश को, जी हाँ, कम करने का जितनी भी पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन दोस्तों ये तपिश कम नहीं हो पा रही है, बल्कि ये तपिश वर्तमान समय के अंदर एक बहुत बड़ी ज्वालामुखी बन करके हम सबके सामने उभर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में। सो गाइस, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की महायुति ने जैसे ही 23 नवंबर को अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। कितनी सीटें मिली हैं इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। और इस जीत के दर्ज होने के तुरंत बाद ही जो महाविकास आघाड़ी है, जो विपक्षी पार्टी है, जो हार गई है, उसने फाइनली इस पार्टी के ऊपर, महायुति के ऊपर निशाना साधना शुरू कर दिया और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम मशीन के ऊपर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। हम कह सकते हैं कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में सरफुटअव्वल चल रहा है, जूतम पेजाड़ चल रही है इस समय। सो गाइस, महाराष्ट्र की राजनीति में एक्चुअली ऐसा काफ़ी साल बाद हुआ है। जी हाँ, 52 साल बाद किसी पार्टी या गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार करने में सफलता हासिल करी है। अब इस जीत के पीछे अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। जो जीत चुकी है पार्टी, वह अपने अपने तरीके से अपने अपने दावे कर रही है कि हमारी जीत के पीछे की वजह क्या है। कुछ का मानना ये है कि हमने कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, जिसमें आपका लाड़की बहना योजना और आरएसएस के पर्दे का पीछे का समर्थन हमारे पास में था। और हम तीनों पार्टियों के बीच में तालमेल काफ़ी अच्छा था। तालमेल कितना अच्छा था वो हम सबको पता है। सीएम सीट को लेकर के भी अभी तक ये फाइनल कुछ नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पे चुनाव से पहले भी आखिरकार कौन बनेगा सीएम, इस बात को लेकर के भी अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तांडव चल रहा था। अब दोस्तों, यहाँ पे जो विपक्षी पार्टी है, जो महाविकास आघाड़ी है, खास तौर पे इसमें दोस्तों जो आपकी कांग्रेस सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो ईवीएम मशीन पर सवाल उठा रही है। और जो एविडेंस सामने निकल करके आ रहे हैं, वो इनके सवालों को काफ़ी पुख्ता भी कर रहे हैं। और यहाँ पर इनका मानना ये है कि अब हम बहुत ही जल्द एक ऐसी मुहिम चलाने वाले हैं विपक्ष की तमाम पार्टियों के द्वारा। केवल कांग्रेस नहीं, महाविकास आघाड़ी में जितनी भी पार्टी है, या फिर सपा हो गई, या फिर दोस्तों जो मायावती की पार्टी है, या फिर जितनी भी पार्टी हैं, वो सब मिल करके अब ईवीएम का बहिष्कार करने वाली हैं। कहने का दोस्तों यहाँ पर ये है। और ईवीएम का बहिष्कार करने की वजह दोस्तों ये भी है कि काफ़ी सारी कंट्री ऐसी भी हैं जो ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं करती हैं। अभी भी वो लोग मत पत्रों के माध्यम से, मतलब कि बैलेट पेपर की हेल्प से अपने देश के अंदर चुनाव संपन्न कराती हैं। काफ़ी सारे देशों ने इस ईवीएम मशीन का डेमो लिया था अपने देश के अंदर, लेकिन जब इसका रिजल्ट आया ईवीएम मशीन के माध्यम से उनके देश के अंदर, तो इन्होंने ये बोला भी हमसे ना हो पाएगा, इसको बोला गेट आउट। मतलब ईवीएम मशीन को उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं करा था। ये वो देश हैं जो हमसे काफ़ी अधिक विकसित देश हैं। हम तो फिलहाल अभी विकासशील देश हैं। वो अलग बात है कि पेपर के अंदर हम लोग तीसरी सबसे बड़ी विश्व गुरु बन चुके हैं। जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे पास है। वो अलग बात है कि हमारे इंडिया की रैंक हंगर इंडेक्स में 105 है, और हमसे भी अविकसित देश हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छी रैंक रखते हैं। इस बात को शायद आपसे छुपाया गया हो गोदी मीडिया के द्वारा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 105 रैंक वास्तव में पूरे वैश्विक स्तर पर हमारी नाक कटवाने के समान है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। सो गाइस, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि लगातार जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग के द्वारा, जी हाँ, कितने मत पड़े हैं उनके डाटा के साथ कई बार चुनाव आयोग के द्वारा छेड़खानी होती है। 20 नवंबर डेट तो आपको याद होगी, जिस दिन चुनाव डाले गए थे, मत डाले गए थे, शाम 5 बजे में 58.22% मतदान हो चुके थे। और महाराष्ट्र में कुल वोटर हैं 9 करोड़ 70 लाख, और कुल सीटें आपको मालूम ही होगा 288 थी यहाँ पर, यानी कि 5 करोड़ 64 लाख 72,400 लोगों ने वोट डाले। राइट, ये टाइम है 5 बजे का। और उसके बाद रात 11:45 पर एक नया डाटा यहाँ पर अपडेट होता है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। ये हो गया 65.02%। सोचिए, मतलब कि मतदान 6.8% हाइक हो गया, मतलब कि बढ़ गया। कुल वोटर वही सेम इक्वल, कुल सीटें 288 थी, यानी कि 6 करोड़ 30,59,400 लोगों ने वोट डाला। अब इसका आप डिफरेंस देख लीजिएगा, आप चौंक जाएंगे। और काफ़ी सारे नेताओं का ये भी दावा था कि मैंने खुद अपने आप को वोट दिया, मेरी वाइफ ने मुझे वोट करा, मेरी बेटी ने मुझे वोट करा, मेरी माँ ने मुझे वोट करा, बट मेरे खाते में ज़ीरो आया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, काफ़ी सारे एविडेंस दोस्तों सामने लाए गए थे। आपको याद होगा जिस समय, जी हाँ,
हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, उस चीज़ को लेकर भी एविडेंस काफ़ी सारे सबमिट किए गए थे चुनाव आयोग के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, चुनाव आयोग ने इस बात को भी एक्सेप्ट करा कि हाँ ईवीएम मशीन 99% चार्ज से, अगर 8 घंटे दोस्तों कोई मशीन चली है ईवीएम केवल 1% बैटरी डाउन होती है, तो ऐसी कौन सी ईवीएम मशीन पे आपने बैटरी फिक्स करी है भाई? फ़ोन में लगा दो, लोगों की बैटरी काफ़ी डाउन होती है। अब तो लोग साथ में अपने पावर बैंक लेके चलते हैं, काश वो बैटरी फ़ोन में आ जाए, फिर तो कहने ही क्या, बहुत सारे दावे किए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा फैसला लिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला चुनाव आयोग के पास जाओ, चुनाव आयोग ने बोला सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, बस ये खेल चलते रहा और ये बात दब गई। अब दोस्तों यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि भारत सहित दुनिया में कई देशों में ईवीएम की मदद से चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें आपका भूटान है, पड़ोसी देश है हमारा, नेपाल है, जॉर्डन है, मालदीव है, नाम्बिया और मिस्र है। इन तमाम देशों के अंदर ईवीएम की हेल्प से ये अपने देश के अंदर चुनाव संपन्न कराते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, राइट। हालांकि दोस्तों इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ईवीएम मशीन का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि ईवीएम प्रतिबंध है, मतलब कि ईवीएम यहाँ पर बैन है। अब भारत में दोस्तों कुछ साल पहले तक जो चुनाव होते थे वो मतदान पत्र के माध्यम से होते थे, मतलब पर्ची वाला हिसाब था। लेकिन ये प्रक्रिया काफ़ी महंगी थी, लेकिन इतनी भी महंगी दोस्तों ये प्रक्रिया नहीं होगी जितने ये चुनाव के टाइम पर जो वर्तमान समय के नेता पैम्पलेट छपा देते हैं। जी हाँ, उससे तो कम से कम ये कम ही खर्चीली होगी, मुझे ऐसा लगता है। और जितना ये वोट खरीदने में पैसा बहा देते हैं, जी हाँ वोट खरीदे भी जाते हैं, जितना ये किसी भी विधायक को खरीदने के लिए, अपने वोट बैंक को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नेता को यहाँ से वहाँ स्वैप करते हैं, इस पाले से उस पाले में जो वहाँ पैसा बहा देते हैं, उससे तो कम ही खर्चीला होगा ये मतपत्र, ये मेरा मानना है। दोस्तों यहाँ पे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ईवीएम मशीन का प्रयोग करना शुरू किया था। जी हाँ, प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग 1982 में केरल में आपका विधानसभा क्षेत्र है, उसका नाम है पेरुल, ठीक है, सॉरी पारूर विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। और इसके बाद 1999 के लोकसभा चुनाव में भारत में ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था, राइट। और उसके बाद 2004 में, मतलब कि 5 साल बाद 2004 में हर इलेक्शन में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, इनफैक्ट दोस्तों वो नगर निकाय का चुनाव भी क्यों ना हो, मतलब कि एमसीडी का चुनाव भी क्यों ना हो, हर जगह हमने ईवीएम मशीन का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही इसमें ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया और हारी हुई पार्टी हर बार यही दावा करते हैं कि ईवीएम मशीन के साथ में छेड़खानी की गई है, हम दबा कोई और बटन रहे हैं, जा कहीं और बटन पे हमारा वोट रहा है। और यहाँ पे चुनाव आयोग ये कहता है कि ना 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 ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ फैसिलिटी है ही नहीं, इसके लिए शायद मशीन को खोलना पड़ सकता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये भी दावा करा कि हाँ ईवीएम मशीन के साथ छेड़खानी हो सकती है। इनफैक्ट एलॉन मस्क ने तक ये बोला कि लाओ ईवीएम मशीन मेरे पास में, मैं दिखाता हूँ आपको सेटिंग कर करके, सोचिए। और काफ़ी सारे लोगों ने ये भी दावा करा कि हाँ सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे जो वर्तमान की सरकार है, जो बीजेपी सरकार है हमारी, ठीक है, अगर वो कांग्रेस की बात को एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर वो व्हाइट पेपर को एक्सेप्ट नहीं करती है, बिल्कुल भी अड़ जाती है कि नहीं जी हम इनकी बात को मानेंगे नहीं, हम क्यों झुकें आखिरकार, तो इनकी सरकार के ऊपर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है। बट दोस्तों अगर आप भारत के, ठीक है, चुनाव आयोग हैं, अगर आप राजीव कुमार हैं, तो आप भारत के अंदर किस तरीके से चुनाव संपन्न कराना चाहेंगे? क्योंकि आम जनता के द्वारा आप वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट देखिएगा, देश को बचाना है तो ईवीएम को हटाना है, ये आम जनता के द्वारा एक नारा दिया गया था। मैक्सिमम लोगों के इस टाइप के कमेंट हमको देखने को मिल जाते हैं। बट वीडियो को पॉज करके आप मुझे अपनी राय कमेंट करिएगा पक्का कि आखिरकार भारत के अंदर ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट होने चाहिए, सब चंगा चाहिए, सब बढ़िया है, सब अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, डंकी वगैरह सब बहुत बढ़िया है। अगर आप उस तरह की धारणा रखते हैं तो आप शायद बोलेंगे कि हाँ ईवीएम मशीन के माध्यम से ही चुनाव होने चाहिए। बाकी पॉज करिए, मंथन करिए, उसके बाद मुझे कमेंट करिएगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर ईवीएम मशीन के बहिष्कार को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी मिल करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है। हम सभी जानते हैं कि कल था 26 नवंबर और कल था संविधान दिवस, और कल हमारे देश के संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब कि देश का संविधान लागू होने पर 75 साल पूरे होने पर तालकोटरा स्टेडियम में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने संविधान रक्षक दिवस का आयोजन किया था। दोस्तों ये आयोजन एक बहुत बड़े स्केल पे था, और इस मौके पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि इन्होंने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है, मतलब कि पीएम मोदी जी को संविधान के बारे में ज्ञान ही नहीं है। और कांग्रेस ने साफ साफ ये भी कहा कि वो देश में चुनाव प्रक्रिया को लेकर के भी एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने वाले हैं, मतलब कि बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए। और दोस्तों मैक्सिमम पार्टी का अब यही दावा बन चुका है।
और राहुल गांधी ने संविधान की प्रति को लहराते हुए ये भी कहा कि मैं गारंटी से इस बात का कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक को पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने संविधान को पढ़ा होता तो वो जो रोज करते हैं वो हरगिज नहीं करते, मतलब कि जनता के साथ अन्याय या फिर कुछ भी समझ सकते हैं इस बात को हम लोग। तो गैस यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि संघ बीजेपी, संघ मतलब कि आरएसएस, बीजेपी और पीएम मोदी ने एससी एसटी ओबीसी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत की दीवार खड़ी कर दी है। ये दीवार काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा इन्होंने अपनी गलती को भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया है मंच पर इतनी बड़ी जनता के सामने। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर इस बात को मैं स्वीकारता हूँ कि यूपीए की सरकार में इस दीवार को कमज़ोर करने का काम जिस मजबूती से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो गाइस इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिएगा। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। और जब ये अपनी स्पीच दे रहे थे उस समय जब इन्होंने जातीय जनगणना के बारे में और दलितों के हितों के बारे में बोलना शुरू किया, तब अचानक से इस स्टेडियम की बिजली चली गई। जी हाँ, और माइक बंद हो गया और चंद मिनटों बाद बिजली आने पर राहुल गांधी ने अपनी बात जारी रखी। और इसी पर, जी हाँ, इसी घटना को लेकर के राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर एक बहुत बड़ा तंज कसा। इन्होंने ये कहा कि देश में जो भी दलितों के बारे में, पिछड़ों के हितों के बारे में बात करता है तो उसका माइक इसी तरह से बंद हो जाता है। तो सबको याद होगा कि संसद में कई बार इनके माइक को म्यूट किया गया। इनफैक्ट जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के अंदर, उनके माइक को भी कई बार बंद किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि ये लोग जितना चाहें उतना मेरा माइक बंद कर दें, लेकिन ये मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। मैं कल भी दलितों और पिछड़ों के हितों पे आवाज़ उठाता रहा हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कमज़ोर तबकों का जो वोट है वो जाया हो रहा है। वो वोट दे रहे हैं, पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उनके हितों में, जी हाँ, पार्टी कोई भी काम नहीं कर रही है। और ऐसे में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए कि उनका जो वोट है, दलितों का वोट, जो आम जनता का वोट है, कमज़ोर तबके का जो वोट है, वोट जाया ना हो। जी हाँ, वोट बिल्कुल भी फालतू बर्बाद ना हो। सो गाइस, अब इस पर आपके क्या विचार हैं? वीडियो के एंड में मैं राहुल गांधी की एक क्लिप और अटैच करूंगा और आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच पर क्या बोला, उनकी स्पीच को ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो के एंड में वीडियो को पॉज करके अपना मंथन करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताना कि आखिरकार देश के अंदर से, जी हाँ, क्या ईवीएम को बैन कर देना चाहिए? क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब चंगा सी? जी हाँ, आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए इस क्लिप को थोड़ा ध्यान से। जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। अब तो ऐसा है, मैं इलेक्शन के बाद नहीं करता, लेकिन मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस।
उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो, और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए।